एपिसोड 3 की शुरुआत में हम गैंगटे को मोनियोंग से बात करते हुए देखते हैं। मैंने क्लियरली तुमसे कहा था, मैं दोबारा तुमसे नहीं मिलना चाहता। इसमें मोनियोंग कहती है, हाँ तुमने कहा तो था, पर मैं कभी एग्री नहीं हुई थी। फिर वो उसके क्लोज आती है, जिसे गैंगटे कहता है, ये क्या कर रही हो? तो मोनियोंग कहती है, मैं काफ़ी हैरान हूँ, तुम बचपन से काफ़ी बदल गए हो। इनफैक्ट तुम बस बदले नहीं हो, बल्कि तुम्हारा तो इवोल्यूशन हुआ है। इस पर गैंगटे कहता है, क्या तुम मुझे जानती हो? तो मोनियोंग कहती है, मैं तुम्हें और जानना चाहती हूँ। तो तुम्हारा काम कब खत्म होने वाला है? मैं यहाँ जल्दी में खाली पेट ही आ गई और मुझे अभी काफ़ी ज़ोरों की भूख लगी है। क्या यहाँ कोई बढ़िया सा रेस्टोरेंट है? इस पे गैंगटे कहता है, तुम मुझसे चाहती क्या हो? मुझे पता है तुम ऐसे पीछा नहीं छोड़ने वाली, तो बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तो मोनियोंग कहती है, तुम्हारा मतलब लो और चलते बनो? तो गैंगटे कहता है, हाँ, अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो इस पे मोनियोंग कहती है, तुम मैं इसे लूँगी और चली जाऊँगी। मून गैंगटे, मैं तुम्हें चाहती हूँ। तो गैंगटे कहता है, मैं क्यों? तो मोनियोंग कहती है, क्योंकि मैं तुम्हें चाहना बंद नहीं कर पा रही। तो गैंगटे कहता है, इसलिए पूछ रहा हूँ क्यों? तो मोंगियांग कहती है, तुम बहुत प्रीटी हो। वेल तुम जानते हो, जैसे शूज़, कपड़े, कार्स, जब भी मुझे ये प्रीटी लगते हैं मुझे वो चाहिए होते हैं, और मुझे जो चाहिए वो मैं लेकर रहती हूँ, चाहे वो पैसे देकर हो, चुरा कर, या फिर ज़बरदस्ती। इसका मतलब ये है कि मैं उसे अपना बना लेती हूँ। कुछ चाहने के लिए कोई बड़ा रीज़न होना ज़रूरी है, नहीं ना? तभी वहाँ नर्स पार्क आती है और मोनियो को कहती हैं कि डायरेक्टर पेशेंट के गार्जियन से बात करना चाहते हैं। नेक्स्ट सीन में हम मोनियो को डायरेक्टर के ऑफिस में देखते हैं। वो उन्हें बता रहे होते हैं कि तुम्हारे डैड की कंडीशन बहुत ख़राब है। वो चीज़ों को देखने और सुनने लगे हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करते, और बिना रीज़न के डरने लगते हैं। उनकी हालत बहुत ही ख़राब है। तो मोनियो कहती है, ऐसा लग रहा है मानो वो पोजेस्ड हो चुके हों। तो क्या मैं किसी एग्जोसिस्ट को हायर करूँ या कोई रिचुअल करूँ? तो डायरेक्टर कहते हैं, मैं उन्हें प्रिस्क्रिप्शन लिख के दूंगा जो ज़्यादा इफ़ेक्टिव है एग्जोसिज्म से भी। डायरेक्टर मोनियो को एक ग्रुप थेरेपी प्रोग्राम ज्वाइन करने को बोलते हैं। इसमें कुकिंग, आर्ट, म्यूजिक से लेकर मेडिटेशन, गार्डनिंग सभी शामिल है, जो पेशेंट्स को ठीक करने में हेल्प करते हैं। तो मोनियो कहती है, तो मैं इसमें क्या करूँ? तो डायरेक्टर कहते हैं, आप हफ्ते में 2 दिन टाइम निकाल कर यहाँ क्लास दे सकती हैं, और बदले में आप अपने आधे घंटे के लिए वॉक पे ले जा सकती हैं। तो इस पे मोनियो कहती है कि आपको नहीं लगता मुझे ये बताना चाहिए कि मैं क्या चाहती हूँ? तो डॉक्टर कहते हैं, यही वो प्रिस्क्रिप्शन है जो मैं पेशेंट को और उसके गार्जियन को देना चाहता हूँ। इसके नेक्स्ट सीन में हम मोनियो को डायरेक्टर ऑफिस से पैम्पलेट को फाड़ते हुए बाहर निकलते देखते हैं। पीछे डायरेक्टर नर्स पार्क से कहते हैं, ये काफ़ी गुस्से वाली लगती है। तो नर्स पार्क कहती है, आपको ये सच में तो नहीं लगा था ना कि वो आपकी बात मान जाएगी? आप न्यूज़ नहीं देखते क्या? पूरे न्यूज़ में उसकी ही बातें तो हो रही है। तो डायरेक्टर बोलते हैं, इतना सब होने के बाद भी वो यहाँ आई है तो मतलब उसे यहाँ से कुछ चाहिए। इसके नेक्स्ट सीन में हम गैंगटे को लॉकर रूम में कपड़े बदलते हुए देखते हैं, जहाँ मोनियोंग आ जाती है, जिसे देख गैंगटे कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम ऐसे अंदर नहीं आ सकती, बाहर निकलो। पर बाहर जाने के बजाय वो उसकी बॉडी को चेकआउट कर रही होती है, जिसे देख गैंगटे उसे पकड़कर खींचते हुए बाहर निकाल रहा होता है, और तभी नर्स जूरी वहाँ उन्हें ऐसे देख लेती है। नेक्स्ट सीन में जूरी और मोनियो को आपस में बात करते हुए देखते हैं। मोनियो कहती है, क्या हमें एक दूसरे को ना जानने का प्रिटेंड करना है, क्योंकि तुम्हारा फेस मुझे यही बता रहा है? तो जूरी कहती है, हाँ ज़रूर। तो मोनियो कहती है, मुश्किल नहीं है। फिर जूरी पूछती है, तुम और गैंगटे एक दूसरे को कैसे जानते हो? तो मोनियो कहती है, तुम्हें ये क्यों जानना है? तुम उस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकती। यही एक चीज़ मुझे कभी समझ नहीं आई। तुम एक रिलेशनशिप को एक वर्ड में कैसे डिफ़ाइन कर सकती हो? हम हमेशा एक ड्रामेटिक तरीके से मिलते हैं, बिल्कुल जैसे मौत की एक कदम की दूरी पर। हर पल हम जब भी एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे को सरप्राइज़ कर देते हैं। ऐसे ही कोइंसिडेंस एक एक के बाद होने लगे और हमें यहाँ तक ले आए। तो तुम हमारे इस रिलेशनशिप को कैसे डिफ़ाइन करोगी? ये कहना गलत नहीं होगा कि हम एक दूसरे के लिए बने हैं, राइट? इसके नेक्स्ट सीन में हम गैंगटे को अपना काम ख़त्म कर हॉस्पिटल से बाहर आते हुए देखते हैं,
तभी मोनियोंग अपनी कार लेकर वहाँ आती है और गैंगते से कहती है चलो बैठो। तो गैंगते उसे इग्नोर कर रहा होता है, जिस पे मोनियोंग कहती है अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो और जल्दी अंदर बैठो, हमें खाना खाने जाना है, मुझे भूख लगी है। तो गैंगते कहता है अकेले जाओ, मेरे अपने कुछ प्लान हैं। तो मोनियोंग कहती है ओह सैंगते के साथ, ये भी ठीक रहेगा, हम मिल भी लेंगे, कहाँ रहते हो तुम? तो गैंगते कहता है मुझे लगता है तुम इसी तरह अपना काम निकालती हो, पर ये मेरे साथ नहीं चलेगा। तो मोनियोंग कहती है अच्छा, तो तुम ऐसे ईजिली नहीं मानते, अच्छा है, मज़ा आएगा फिर तो, फिर देखते हैं क्या होता है। इस पे गैंगते उसे गुस्से से घूरने लगता है। तो मोनियोंग कहती है ठीक है, मुझे घूरना बंद करो, मैं अकेली ही चली जाऊंगी आज। और जाते जाते कहती है पर अगर मेरे साथ नेक्स्ट टाइम भी ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें किडनैप कर लूँगी। नेक्स्ट सीन में हम जूरी और गैंगते को साथ में सुपरमार्केट से लौटते हुए देखते हैं। जूरी कहती है मुझे लगा था तुम उसके साथ डिनर करने वाले हो। इस पे गैंगते कहता है नहीं, हम क्लोज नहीं हैं और डिनर एक ऐसा मील है जिसे मैं घर में करना पसंद करता हूँ, इसलिए मैं अपने भाई के साथ करूँगा। नेक्स्ट सीन में हम मोनियोंग के उसके विला में एंटर करते हुए देखते हैं, जो खंडर की तरह था और काफ़ी डरावना लग रहा था। इधर मिस्टर ली असिस्टेंट स्योंगजे को बोल रहे होते हैं उसे वहाँ नहीं जाना चाहिए था, वो कर्स्ड कैसल है। ये वो मेंशन है जिसे मोनियोंग के डैड ने उसके जन्म पे बनवाया था। वो उसे पूरे जंगल के बीच में रिमोटली बनवाए थे ताकि उनकी वाइफ राइटिंग पर फोकस कर सके। वो मेंशन काफ़ी सुंदर हुआ करता था, यहाँ तक कि उसके आर्किटेक्चर को लेकर उसे अवार्ड भी मिले हैं। पर अब ये पूरा उल्टा है, बिल्कुल एक हॉन्टेड हाउस की तरह। तो असिस्टेंट संजय कहती है पर वो इसे बेच सकती है, उन्होंने अब तक इसे बेचा क्यों नहीं? तो मिस्टर ली कहते हैं हे, इसे कैसे बेच सकते हैं जब ये बिकने लायक ही नहीं है। उसके मॉम डैड के साथ ऐसा कुछ सब कुछ हो गया वहाँ पे, कौन उस घर को खरीदेगा जहाँ इतनी सारी बुरी चीज़ें हुई हों? असिस्टेंट संजय कहती हैं अच्छा, लेकिन फिर मिस को अचानक से वहाँ क्यों चली गई? तो इस पे मिस्टर ली कहते हैं राइट, मैं भी यही सोच रहा हूँ, तुम्हें क्या लगता है? ऐसा इसलिए क्योंकि किसी इडियट ने किसी पे बैकग्राउंड चेक किया और उसे दिखाया बिना मुझे बताए। तो असिस्टेंट संजय कहती है मैंने ऐसा किया क्योंकि मुझे लगा अपनी जान गंवाने से ज़्यादा अच्छा यही है। जिससे इरिटेट होकर मिस्टर ली वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम मोनियों को उसी मेंशन के अंदर देखते हैं। वो डायरेक्ट अपने रूम में जाके बेड पे लेट जाती है और कहती है मुझे भूख लगी है। जब मोनियोंग गहरी नींद में सो रही होती है तो उसे एक नाइटमेयर आता है। बहुत समय पहले घने जंगलों के बीच कैसल में एक प्रिंसेस रहा करती थी जो कई सालों तक सोती रही। एक एविल विच ने जब वो प्रिंसेस पैदा हुई थी तो उसे एक कर्ज दिया था कि स्पिनिंग व्हील की एक निडल से उसकी मौत हो जाएगी। डरे हुए किंग ने अपने किंगडम के सारे स्पिनिंग व्हील को जला दिया ताकि उस कर्ज से छुटकारा पा सके। आखिरकार उस प्रिंसेस को एक गुलाब के कांटे के चुभने से वो गहरी नींद में सो गई, जो उसे उस भेस बदल कर आई विच ने दिया था। अचानक मोनियों की नींद खुलती है, जो डर से बिल्कुल पैरालाइज्ड हो गई थी। वो अपने बॉडी को हिला नहीं पा रही थी और उसे सीलिंग पे हवा में लटकी हुई एक स्पिरिट हॉन्ट करती है। वो कहती है ये फेरी टेल तुम्हें बतलाती है कि तुम कभी भी अपनी डेस्टिनी से बच नहीं सकते, केवल प्रिंस के किस करने से ही ये कर्स ब्रेक हो सकता है। पर अपनी उम्मीद तुम ज़्यादा मत बढ़ाओ क्योंकि मैं उस प्रिंस को मार डालूंगी। जिसे सुन मोनियों की आंखों से आंसू निकल आते हैं। नाइटमेयर में उसे उसका बचपन दिखता है जहाँ वो एक नदी के पास खड़ी होती है और नदी के अंदर से कोई अनजान सी आकृति बाहर आ रही होती है और उसकी इनर वॉइस बोल रही होती है बचाओ, मुझे बचाओ, प्लीज़ मुझे बचाओ। फिर उसकी आँख खुल जाती है और वो एक पैनिक करने लग जाती है। फिर उसे गैंगते की बातें याद आती है जो कहता है जब खुद को कंट्रोल ना कर पाओ तो बटरफ्लाई हग टेक्निक करने को। फिर उसे गैंगते अपने सामने दिखाई देता है जो उसके गालों पर प्यार से हाथ रख कहता है रो मत। नेक्स्ट डे हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ असेंबलीमैन का बेटा आया हुआ था। वहीं दूसरी तरफ हम मिस्टर ली को मोनियोंग से कॉल पे बात करते हुए सुनते हैं। मोनियोंग कह रही होती है कि सब ठीक हो जाएगा। मिस्टर ली बोलते हैं
नहीं, इस पर नहीं, ये काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है। इसमें बहुत सारे विटनेसेस हैं और रूमर्स काफ़ी तेज़ी से स्प्रेड हो रहे हैं। ये लोग तुम्हें अवार्ड से भी डिस्क्वालीफाई कर देंगे। मिस्टर ली कहती है, चलो हम लोग ऐसा करते हैं, सारे रिपोर्टर्स को बुलाते हैं और उनके सामने रोते हैं। तुम तो एक ग्रेट एक्ट्रेस हो। हम उन्हें बोलेंगे बुक पब्लिशिंग की टेंशन में और इंसोम्निया की वजह से इमोशन कंट्रोल नहीं कर पाए और ऐसी गलती हो गई। तो मोनियो कहती है, को दे हुआन, उसको एक्सक्यूज़ बना दो। मिस्टर ली बोलते हैं, किसे? तुम्हारा मतलब तुम्हारे डैड को? मोनियो कहती है, ऐसा लिखो कि को मून योंग चली गई है और ऐसा पता चला है कि वो अपने डैड की डिमेंशिया की वजह से उनकी देखभाल कर रही है। क्या वो अपने करियर से रिटायर ले रही है? एक क्वेश्चन मार्क पे इसे छोड़ दो। एक पॉसिबिलिटी की तरह ये साउंड करेगा। जिसे सुन मिस्टर ली खुश हो जाते हैं और कहते हैं, हाँ ये सही है। इसे सुन के पब्लिक में तुम्हारी डिमांड फिर से बढ़ जाएगी। तुम्हारा दिमाग बहुत तेज़ है। नेक्स्ट सीन में हम असेंबली मैन के बेटे को देखते हैं जो हॉस्पिटल के एक कमरे में होता है और कैमरे के सामने न्यूड हो जाता है। तभी कमरे में गैंगटे एंटर करता है और कहता है, इस रूम में सीसीटीवी है। तो वो कहता है, पता है मुझे लगा कोई देख रहा होगा। बस इसे सोचने भर से ही मैं एक्साइटेड हो गया। फिर वो अपनी स्टोरी गैंगटे को बताता है कि वो कैसे यहाँ तक पहुँचा। वो बताता है कि वो एक क्लब में पार्टी कर रहा था। वहाँ उसने खूब एंजॉय किया, बहुत पैसे खर्च किए, पर जब बिल देने की बारी आई तो उसका कार्ड काम नहीं कर रहा था। उसके डैड ने उसे लॉक करवा दिया था। फिर उसे मजबूरी में वहाँ से भागना पड़ता है और पागलों की तरह सड़क के बीच में भागते भागते उसे गर्मी लगने लगती है। तो फिर वो सारे कपड़े उतार देता है, जिससे वहाँ पे एक एक्सीडेंट हो जाता है। फिर वो इस हॉस्पिटल में पहुँच गया। इसके नेक्स्ट सीन में हम मोनियोंग को देखते हैं जो सभी पेशेंट को अपना इंट्रोडक्शन दे रही होती है। मैं को मोनियोंग हूँ और आप सभी को लिटरेचर अब से सिखाऊंगी। मोनियोंग सभी से पूछती है, फेरी टेल क्या है? जिस पे एक पेशेंट बोलता है, मेरा किसी सेलिब्रिटी से शादी करना। तो इस पे मोनियोंग कहती है, मैं इसे बकवास मानती हूँ। सब लोग ध्यान से सुने। फेरी टेल एक क्रूल फैंटेसी है जो दुनिया में हो रही ब्रूटैलिटी और वायलेंस को नाटकीय रूप में दर्शाती है। इसे सुन सभी शॉक्ड हो जाते हैं। तो मोनियोंग कहती है, मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ। अगली डकलिंग के बारे में आपका क्या ख्याल है? इस पे सभी बोलते हैं कि किसी की शक्ल को देख के डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए। जिसमें मोनियोंग कहती है, नहीं, लेसन ये है कि अगर किसी दूसरे के बच्चों को पालोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए खुद के बच्चों को बस देखो। लिटिल मरमेड में आपका क्या ख्याल है? जिस पे एक पेशेंट बोलती है, जब आप किसी से प्यार करते हो तो उस इंसान के लिए फेथफुल रहो जब तक आप इस दुनिया में हो। इसे सुन दूसरी पेशेंट बोलती है, ये अपने हस्बैंड से इतना प्यार करती थी कि वो उसे खुद को मारने दिया करती थी। जिसे सुन वो लड़की बोलती है, इसमें मेरी गलती नहीं है, अल्कोहल की गलती है, और रोने लगती है। तो मोनियोंग कहती है, अगर तुम्हें रोना है तो बाहर जाओ। फिर सभी शांत हो जाते हैं। तो मोनियोंग आगे कंटिन्यू करती है, ठीक है, तो इसमें लेसन ये है कि कर्मा तुम्हें बुरी तरह काटेगा अगर तुम किसी इंगेज्ड आदमी के पीछे पड़ो। तो इस पे एक पेशेंट पूछता है, किंग डंग के ईयर्स के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? तो मोनियोंग कहती है, लोगों के पीठ पीछे बात करने से तुम्हारा स्ट्रेस दूर होता है। तो ठीक है, आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। फेरी टेल कोई माइंड ब्लोइंग चीज़ नहीं है जो होप्स और ड्रीम्स देते हैं, बल्कि एक मेडिसिन है जो रियलिटी से रूबरू कराता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत सारी फेरी टेल्स पढ़ो और अपने सपनों से जागो। खूबसूरत रातों को ऊपर ब्यूटीफुल स्टार्स मत देखो, बल्कि नीचे अपने पैरों को देखो जो किसी कीचड़ में फंसा है। जिस टाइम तुम ये रियलाइज़ कर लोगे, तुम रियलिटी को एक्सेप्ट कर लोगे। तो चलो, हम खुश रहते हैं और अपनी ज़िंदगी खुशी से जीते हैं। इसके नेक्स्ट सीन में हम मोनियों को देखते हैं जो गैंगटे से पूछ रही होती है कि कैसा था मेरा फर्स्ट क्लास। तो उसमें गैंगटे कहता है, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि सब ठीक होगा जब तुम रियलिटी एक्सेप्ट कर लोगे? तो इस पे मोनियों कहती है, हाँ, यही हूँ मैं और तुम हो।
तुम्हें बस एक्सेप्ट करना है। तो गांगते कहता है, हमें ऐसा लगने या एक्सेप्ट करने से क्या होता है जब पूरी दुनिया ऐसा नहीं सोचती। वो आगे कुछ बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी मोनियोंग जम्हाई लेती है और कहती है, सॉरी, ये इतना बोरिंग था कि मैं लगभग सो ही गई थी। मोनियोंग कहती है, मैंने नोटिस किया कि तुम बाकी पेशेंट्स को हमेशा स्माइल करते हो, लेकिन मेरे साथ ऐसा कोल्ड बिहेवियर क्यों? तुम उस रात काफ़ी पैशनेट थे। तो इस पे गांगते कहता है, तुम किस बारे में बात कर रही हो? तो वो उससे बताती है, मैंने कुछ दिनों पहले तुम्हारा सपना देखा था। तुम मेरे बेड पे बैठे और कुछ इस तरीके से मुझे पकड़े हुए थे। गांगते शॉक्ड होकर उसे अजीब तरीके से देख रहा होता है, जैसे ये पागल है क्या। गांगते एम्बेरेस होकर चारों तरफ देख रहा होता है, लाइक मैं इसे नहीं जानता, ये मेरे साथ नहीं है। फिर वो कहती है, हाँ मैं मानती हूँ मैं हॉर्नी हूँ। तो इस पे गांगते कहता है, धीरे बोलो। फिर वो वहाँ से जाने लगता है। तो वो पीछे से चिल्ला के बोलती है, क्या मेरे साथ सोना चाहोगे? जिसे सुन उसे वो भागकर उसके पास जाता है और उसे खींच कर बाहर ले जाता है। और इधर सभी लोग शॉकिंगली उन दोनों को देख रहे होते हैं। फिर इधर गांगते मोनियांग को एक कमरे में ले जाता है और कहता है, मैंने तुम्हें कहा था रुक जाओ, मैं तुम्हारे मजाक से तंग आ गया हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है तुम्हारे साथ खेलने का। तो इस पर मोनियांग कहती है, इसका मतलब अगर तुम्हारे पास टाइम होगा तो ऐसा करोगे? तो गांगते कहता है, इतनी जल्दी कंक्लूजन पे मत जाओ। तो मोनियांग कहती है, बोरिंग लाइफ जीनी ही क्यों है? तुम बीमार पड़ जाओगे अगर खुद को इस तरह अंदर ही अंदर दबाओगे। अगर तुम्हें एंजॉय करना है तो एंजॉय करो, मैं जानती हूँ तुम खुश रहना चाहते हो। तो गांगते कहता है, तुम मेरे बारे में क्या जानती हो? किसने कहा तुम्हें ऐसा करने को? जिस पे मुनियोंग उसे ढोंगी कहती है। जिसे सुन गांगते शॉकिंगली उसे बस देखता रहता है। तो मुनियोंग कहती है, तुम इतना चौंक क्यों गए? ऐसा नहीं है कि मैंने तुम्हें मर्डरर कह दिया हो, ऐसे लुक क्यों दे रहे हो? कोई सच में ही इसे सच मान लेगा? सभी लोग ढोंगी होते हैं, हम सभी यहाँ बहुत सारी नफ़रतों के साथ जीते हैं, पर ऐसा एक्ट करते हैं जैसे ऐसा नहीं है। आखिर कौन यहाँ शरीफ है? ऐसा बोल वो वहाँ से चली जाती है और इधर गांगटे सोच में डूब जाता है। इसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं दो नर्सेस आपस में बातें कर रही होती हैं उसी बच्चे के बारे में जिसे उसके डैड ने मारने की कोशिश की थी। वो लोग बोल रहे होते हैं कि उसका अच्छे से ध्यान रखो, उसका डिप्रेशन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। जिसे वहाँ से गुजर रही मुनियोंग भी सुन लेती है और सामने ही उसके डैड भी व्हीलचेयर पर बैठे होते हैं। जिसे देख मुनियों को बचपन के वो इंसिडेंट याद आने लग जाते हैं जिसमें उसके डैड ने उसे मारने की कोशिश की थी और कह रहे होते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तुम्हें पता चलने से पहले ही ये ख़त्म हो जाएगा। इधर मुनियों के डैड को भी उसे देखकर दौरे पड़ने लगते हैं। तभी एक नर्स आकर उन्हें संभालती है। इसके नेक्स्ट सीन में हम हॉस्पिटल में सांगते को देखते हैं, जो गांगटे के फ़ोन ना उठाने की वजह से परेशान होकर हॉस्पिटल उससे मिलने आया होता है। इधर सांगते मुनियोंग को देख लेता है और उसके पीछे पीछे जाने लगता है। तभी गांगटे उसे रोक लेता है और कहता है, भाई आप यहाँ क्या कर रहे हो? जूरी आपको कब से ढूंढ रही है। तो सांगते कहता है, यहाँ अभी मिस मुनियोंग थी, मैंने उन्हें देखा है। वो कहाँ चली गई? क्या तुमने उन्हें देखा? तो इस पर गांगते कहता है, मुझे लगता है आपको कोई गलतफहमी हुई होगी, वो यहाँ क्यों आएगी? तो आप यहाँ से चलो अभी, कहकर उसे वो अपने साथ ले जाता है डायरेक्टर से मिलने के लिए। इधर डायरेक्टर के ऑफिस में हम डायरेक्टर को सांगते को ऑब्जर्व करते हुए देखते हैं और गांगते बाहर खड़ा होता है। काफ़ी देर चुप्पी के बाद डायरेक्टर सांगते से उसके हाथ में पकड़े हुए स्टेगोसॉरस को देखते हुए कहते हैं, इसकी बॉडी काफ़ी बड़ी होती है पर ब्रेन छोटा। ये सभी डायनासोर से सबसे डम डायनासोर है, पर ये काफ़ी इनोसेंट भी है। इसका नाम क्या है? तो इस पे सांगते कहता है, कोगिलडोंग, इसका नाम कोगिलडोंग है। डायरेक्टर उसे देख स्माइल करते हैं। फिर कुछ देर बाद वो गांगते को आवाज़ लगाते हैं और गांगते अंदर आ जाता है और हम देखते हैं सांगते डायरेक्टर से काफ़ी घुल मिल गया होता है और अपनी बहुत सारी पसंद नापसंद की चीज़ें बता रहा होता है। डायरेक्टर गांगते को कहते हैं, ये कैप इसने मुझे गिफ्ट किया है, ऐसा लगता है ये मुझे पसंद करता है, और हंसने लगते हैं।
फिर गैंगते को कहते हैं कि तुम्हारा भाई ड्राइंग्स में सच में काफ़ी अच्छा है, बस हॉबी के लिए इसे रखना बहुत ज़्यादा इंसल्टिंग है। तो गैंगते डायरेक्टर से पूछता है कि क्या इन्होंने बटरफ्लाइज़ के बारे में कुछ बताया। तो डायरेक्टर कहते हैं नहीं, आज इसका पहला दिन है, मैं श्योर हूँ एक दिन ये मुझे ज़रूर बताएगा। फिर डायरेक्टर सैंगते को कहते हैं सैंगते, ये खिड़की के बाहर का व्यू देखो, बहुत सुंदर है, ये हमारे हॉस्पिटल का बेस्ट सीन है। मैं चाहता हूँ इस व्यू को कहीं और मूव कर दो, तुम्हारा क्या ख्याल है, तुम हेल्प करोगे। फिर डायरेक्टर उन दोनों को हॉस्पिटल के रिसेप्शनिस्ट हॉल में ले जाते हैं और वहाँ एक बड़े से वॉल को दिखाते हुए कहते हैं यहाँ सैंगते, मैं जानता हूँ तुम काफ़ी टैलेंटेड हो, तुम एग्जैक्ट व्यू यहाँ पे ड्रॉ कर दोगे, क्या तुम कर लोगे, ये मेरा प्रिस्क्रिप्शन है इसके लिए। तो इस पे सैंगते कहता है आप मुझे इसके लिए कितना पे करोगे। मैं ये करूँगा अगर आप मुझे पे करोगे, तो आप मुझे कितना पे करने वाले हो। तो डायरेक्टर स्माइल करते हुए कहते हैं ये तुम्हारी ड्राइंग पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट सीन में हम गैंगटे एंड सैंगटे को उसके घर में देखते हैं। सैंगटे कुछ पैसे अपने पिगी बैंक में रख रहा होता है, जिसे गैंगटे देख लेता है और पूछता है बाप रे, आप तो काफ़ी रिच हो, कितने पैसे सेव कर लिए आपने। तो इस पे सैंगटे कहता है नहीं, ये मैं किसी को भी नहीं दिखाने वाला जब तक मेरा गोल कंप्लीट नहीं होता। तो इस पे गैंगटे कहता है पर मैं आपका भाई हूँ। तो सैंगटे कहता है मेरे जैसे लोगों के लिए फैमिली मेम्बर्स क्लोज स्ट्रेंजर्स की तरह होते हैं। तो गैंगटे कहता है तो आपने कितना सेविंग करने का प्लान किया है। तो सैंगटे कहता है मुझे 3,28,90,000 वॉन की ज़रूरत है। तो इस पे गैंगटे कहता है इससे आप क्या ख़रीदने वाले हो। तो गैंगटे कहता है मैं एक कार खरीदूँगा। तो गैंगटे कहता है अचानक आपको कार क्यों चाहिए। तो सैंगटे इस पे कुछ नहीं बोलता। तो गैंगटे कहता है ये भी एक सीक्रेट है, ठीक है मैं नहीं पूछूंगा। तो सैंगटे अपने पास से एक पेपर निकाल कर गैंगटे को दिखाता है, जहाँ पे एक कैंपिंग कार की सेल लगी थी, जिसका प्राइस उतना ही था जितना सैंगटे सेव करने वाला है। सैंगटे कहता है ये तुम्हें गुड मेमोरीज और रोमांटिक लाइफस्टाइल देगा, तुम जहाँ भी जाओगे ये घर जैसा फीलिंग देगा। गैंगटे कहता है आपको ये क्यों चाहिए। तो सैंगटे कहता है अगर हम इसे ख़रीद लेंगे तो हमें हर साल मूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर बटरफ्लाइज भी हमारा पीछा करेंगी तो हम भाग सकते हैं, हमें सामान पैक करके कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और लैंडलॉर्ड कभी भी मेरे भाई पे गुस्सा नहीं करेगी, हम कहीं भी जा सकते हैं। जिसे सुन गैंगटे सेंटी होकर सैंगटे को हक कर लेता है और कहता है भाई, मुझे घर, कार या पैसे नहीं चाहिए, मुझे बस आपकी ज़रूरत है, सच में आप ही मेरे सब कुछ हो। जिसे सुन सैंगटे कहता है पैसे बनाना काफ़ी मुश्किल है, तुम्हें पता है, और वो अपने पैसे काउंट करने लग जाता है। नेक्स्ट डे हॉस्पिटल में टीवी पे एक न्यूज़ चल रही होती है, जहाँ एक पॉलिटिशियन स्पीच दे रहा होता है, जो भी जगह हमें अनसेफ फील कराती है हम उसे बर्बाद कर देंगे। जैसे साइकेट्रिक हॉस्पिटल है। जिसे सुन नर्स पार्क कहती है सभी पॉलिटिशियन बहुत मेहनत कर रहे हैं हमारे हॉस्पिटल को हटाने की, जब भी इलेक्शन का टाइम होता है ये ऐसा करने लग जाते हैं। जिसे एक नर्स कहती है फिर भी इसका खुद का बेटा यहाँ ट्रीटमेंट ले रहा है, वो एक बाप होकर ऐसा कैसे कर सकता है। तो इस पे एक और डॉक्टर कहता है उसे अपने बेटे से ज़्यादा अपनी जॉब प्यारी है। इसके नेक्स्ट सीन में हम उसी पॉलिटिशियन के बेटे को देखते हैं जो हॉस्पिटल से भाग रहा होता है और सभी नर्सेस उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। इधर हम गैंगटे और जीरी को कार में साथ में हॉस्पिटल जाते हुए देखते हैं। गैंगटे अपने फ़ोन में कैंपिंग कार के बारे में सर्च कर रहा होता है, तो जूरी पूछती है क्या तुम कैंपिंग की प्लानिंग कर रहे हो। तो गैंगटे कहता है नहीं, बस देख रहा था। तो जूरी कहती है मेरा एक फ्रेंड कैंपिंग कार की रेंट में देता है, हमें एक रेंट में लेकर साथ में ट्रिप में जाना चाहिए। तो गैंगटे कहता है जब छुट्टी रहेगी तो चलेंगे। तो जूरी कहती है तो मैं नेक्स्ट मंथ इस शेड्यूल को चेक कर लूँगी। और तभी गैंगटे को एक कॉल आती है हॉस्पिटल से कि पॉलिटिशियन का बेटा कंसल्टेशन के दौरान भाग गया। सभी नर्सेस सीसीटीवी में देख रहे होते हैं। तभी वो देखते हैं कि वो पॉलिटिशियन का बेटा मोनियों के कार के सामने आ जाता है। वो अपनी जैकेट खोल मोनियों को अपना प्राइवेट पार्ट दिखाता है। मोनियों कार से बाहर निकलती है और उसके सामने आकर कहती है क्या इसे ही लोग नन्हा मुन्ना थिंग्स कहते हैं।
क्योंकि ये बहुत छोटा है। जिसे सुन वो अपने आप को नीचे देखता है और ऑकवर्ड होते हुए कहता है, ठंड ठंड है ना, इसलिए ये। फिर वो अपने कपड़े ठीक करने लग जाता है। मोनियोंग अपनी घड़ी देखते हुए कहती है, वो अभी रास्ते में होगा, अच्छा टाइमिंग है, चलो गाड़ी में बैठो। तो वो जाके उसकी गाड़ी में बैठ जाए। इधर कॉल पे गैंगटॉक को पता चलता है कि मुनियोंग ने उस लड़के को किडनैप कर लिया है। इधर स्पीड से मुनियोंग गाड़ी चलाते हुए जूरी की कार के सामने आ रही होती है और गैंगटे गाड़ी से बाहर निकल जाता है और सड़क के बीच में खड़ा हो जाता है और मुनियोंग को गाड़ी रोकने को कहता है। मुनियोंग पूरी स्पीड से उसके सामने आ रही होती है और अचानक गाड़ी रोकती है। गैंगटे मुनियोंग को बाहर निकलने को कहता है तो मुनियोंग कहती है, तुम भाग नहीं रहे हो, तुम मुझे अवॉइड भी नहीं कर रहे हो, आई एम इम्प्रेस्ड। तो गैंगटे गुस्से में कहता है, गाड़ी से बाहर निकलो। तो मोनियोंग उस लड़के से कहती है, वो तुम्हें बाहर निकलने को कह रहा है। तो वो लड़का कहता है, नहीं मुझे नहीं जाना, मुझे अभी मज़े करने हैं। तो मोनियोंग कहती है, इसे नहीं आना तो तुम अंदर बैठो और साथ में मज़े करते हैं। तो गैंगटे चिल्लाते हुए कहता है, मैंने कहा ना बाहर निकलो। तो मोनियोंग कहती है, तुम हमेशा मुझ पर इतना गुस्सा क्यों रहते हो। तो गैंगटे कहता है, क्योंकि तुम मुझे गुस्सा दिलाती हो। तो मुनियोंग कहती है, तो मुझे इग्नोर करो, पर क्या तुम्हें पता है तुम्हें केयरफुल रहना चाहिए ताकि तुम्हें ऐसे सरप्राइज ना होना पड़े। ऐसा कहते हुए वह एक्सेलेरेटर दबाती है और गाड़ी लेकर निकल जाती है। पीछे पीछे गैंगटे जूरी की गाड़ी लेकर आता है। वो लड़का पूरी राइड एंजॉय कर रहा होता है। गैंगटे गाड़ी रोकने को कहता है पर वो नहीं रोकती। चेज़ करते करते ये लोग वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ वो पॉलिटिशियन के लोग वोट के लिए लोगों को भाषण दे रहे होते हैं। तभी वो पॉलिटिशियन का बेटा गाड़ी से ही चिल्लाते हुए उनको कहता है, उसको वोट मत देना, ये बहुत बदमाश है, लोगों के साथ भेदभाव करता है, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ क्योंकि मैं इनका छोटा बेटा हूँ। वो ऐसा चिल्ला रहा होता है कि तभी पुलिस की वैन भी उनके पीछे पड़ जाती है। गाड़ी लेकर वो सीधा इलेक्शन कैंपेन साइट पे आ जाती है और उस लड़के से कहती है, हे नन्हे मुन्ने, चलो यहाँ मज़े करते हैं। यहाँ वो लड़का स्टेज पे चढ़ जाता है और माइक में कहता है, हेलो एवरीवन, मैं कॉन मैन सो का छोटा बेटा हूँ। उसके डैड ये देखते ही शॉक्ड हो जाते हैं कि ये यहाँ पे क्या कर रहा है। आगे वो कहता है कि मेरे डैड मुझसे निराश हैं क्योंकि मैं बाकी भाइयों की तरह इंटेलिजेंट नहीं हूँ, मुझे समझने में टाइम लगता है। मुझसे अगर कोई गलती हो जाती है तो वो मुझे कमरे में लॉक कर देते हैं, वो मुझे ऐसे इग्नोर करते हैं जैसे मैं एग्जिस्ट ही नहीं करता हूँ। इसलिए मैं पागलों की तरह हरकतें करने लगा ताकि इनका अटेंशन पा सकूँ, पर अब मैं सच में पागल हो गया हूँ। कुछ लोग स्टेज पर उसे पकड़ने के लिए चढ़ते हैं। वो बस पागलों की तरह इधर उधर माइक लेकर भाग रहा होता है और वहीं दूसरी तरफ गैंगटे और मोनियोंग शांति से इसे देख रहे होते हैं। मोनियोंग कहती है, ये काफ़ी मज़े कर रहा है, तुम्हें नहीं लगता। तो गैंगटे कहता है, मुझे ऐसे ही तुम्हारे साथ मज़े करने चाहिए। जिसे सुन मोनियोंग शॉक्ड होकर उसे देखती है, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ। यहाँ पे हमारे इस ड्रामे का एपिसोड 3 एंड होता है।